अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्ट के कॉन्सेप्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं रिएक्ट के अंदर यूज इफेक्ट हुक के बारे में। आपको तो मालूम है कि हमारी जो रिएक्ट एप्लीकेशन होती है उसके अंदर 60 to 70% एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसके अंदर जो हमारा डेटा होता है वो थर्ड पार्टी एपीआई से आ रहा होता है। तो इसी तरीके से आज की वीडियो के अंदर हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर थर्ड पार्टी एपीआई की इंटीग्रेट करेंगे सबसे पहले तो, और उसके बाद उसका डेटा हम अपने रिएक्ट कंपोनेंट के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये तमाम काम हम करने वाले हैं यूज इफेक्ट की मदद से। इसी के साथ साथ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि यार जो हमारे पास रिएक्ट के जो लाइफ साइकिल के कुछ मेथड होते हैं वो हम रिएक्ट के अंदर हुक्स की मदद से भी अचीव कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी वजह से आज की वीडियो के अंदर हम रिएक्ट के लाइफ साइकिल के मेथड को यूज इफेक्ट की मदद से इम्प्लीमेंट करेंगे और ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, बट आप इस वीडियो का कोई सा भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यार वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज को एक्सेस नहीं किया तो जाइए चैनल पर, एक मरतबा इसे लाजमी चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि हम इसके अंदर रिएक्ट को फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल तक लेकर चल रहे हैं और अभी हम इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब ये हमें हीरो बनने के लिए बहुत कम टाइम है। हो सकता है जिस टाइम के ऊपर आप देख रहे हो उस टाइम के ऊपर कंप्लीट सीरीज अपलोड हो गई हो, तो एक मरतबा लाजमी से चेकआउट कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको आज की वीडियो का रोड मैप बताता चलूँ कि बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इस तरीके से ये डॉग गैलरी के नाम से जो हमारे पास ऐप है हम ये बनाने वाले हैं। इसके अंदर जो अगर आप यहाँ पर इमेजेस देख रहे हैं ये बेसिकली हमारे पास थर्ड पार्टी एपीआई से आ रही है और हम अपने इस कंपोनेंट के ऊपर बिठा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर एक पेज नंबर के नाम से एक बटन है। अब जैसे हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या हो रहा है कि उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर न्यू इमेजेस आ रही है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये वाली फंक्शनलिटी इसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में भी बताया था कि हम बेसिकली यूज इफेक्ट की मदद से जो हमारे पास कंपोनेंट लाइफ साइकिल के जितने भी मेथड है उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम यहाँ पर ये वाली काम करने वाले हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए ये तमाम काम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही रिएक्ट का ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ था यूजिंग वीट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं यूज इफेक्ट का सिंटैक्स। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो यूज इफेक्ट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ पर जैसे हम यूज इफेक्ट को इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास जो वीएस कोड है वो ऑटोमेटिकली से इंपोर्ट कर देगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सेलेक्ट करेंगे यूज इफेक्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर हमें इंपोर्ट करके दे दिया यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी तक हम अपने इस कोर्स के अंदर सबसे पहला हुक देखे है यूज स्टेट, और सेकंड जो हुक है जो आज हम देखने वाले हैं वो है यूज इफेक्ट। तो अब हमारे पास यहाँ पर इसके सिंटैक्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये एक फंक्शन है जो कि दो पैरामीटर लेता है। फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, फर्स्ट पैरामीटर होगा इसके अंदर हम फंक्शन पास करेंगे। सेकंड पैरामीटर होता है डिपेंडेंसी एरे। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले जो फर्स्ट पैरामीटर है वो पास कर देता हूँ। डिपेंडेंसी एरे के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो आप यहाँ पर जो फर्स्ट पैरामीटर के अंदर फंक्शन एरो फंक्शन भी ले सकते हैं, सिंपल फंक्शन भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यार एरो फंक्शन ही ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपल ले लिया है एरो फंक्शन। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है डिपेंडेंसी एरे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर यूज इफेक्ट का जो सिंटैक्स है वो हो चुका है कंप्लीट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर यूज इफेक्ट का फंक्शन को इंपोर्ट किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर टोटल 2 पैरामीटर्स पास किए। फर्स्ट पैरामीटर जो है वो है फंक्शन और सेकंड पैरामीटर है डिपेंडेंसी एरे। तो अब मैं आपको सबसे पहले यार ये बता देता हूँ कि यूज इफेक्ट का अभी जो हमारे फंक्शन है वो कब चलेगा। जैसे ही हमारा कंपोनेंट माउंट होगा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर जैसे ही हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम हमारी वर्चुअल डोम से एक्चुअल डोम के अंदर रेंडर होगा तो उस केस के अंदर हमारे पास यूज इफेक्ट चलेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसे टेस्ट करने के लिए सबसे पहले console.log कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप करूंगा console.log। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवा दूंगा कंपोनेंट माउंट। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर ये एक कंपोनेंट है तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया कंपोनेंट माउंट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर दिया और जैसे मैं कंसोल के ऊपर आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो रहा कंपोनेंट माउंट। अगर मैं यहाँ पर जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वापस हमारे पास कंपोनेंट माउंट का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली जो हमारा एप वन कंपोनेंट है जैसे ही वो माउंट होगा तो उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर यूज इफेक्ट फंक्शन चलेगा। बेसिकली ये जो फंक्शन होता है साइड इफेक्ट फंक्शन भी हम इसे कहते हैं। साइड इफेक्ट किस तरीके से कि आप यहाँ पर इस फंक्शन की मदद से थर्ड पार्टी एपीआई के से डेटा को फेच कर सकते हैं
जब तक आपका कंपोनेंट माउंट होता है तो उस टाइम तक आप डेटा को फेच करके आप अपने कंपोनेंट के ऊपर डेटा बिठा सकते हैं, जो कि हम आज की वीडियो के अंदर देखने वाले भी हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये हो गया माउंटिंग का केस। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारा काउंटर ऐप है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या है, काउंटर ऐप है। तो मैं जैसे यहाँ पर इसके बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो जा रहा है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारे कंपोनेंट को जैसे मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप नोट करें तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक स्टेट सेट की हुई है इसने, जो कि क्या करेगी, जो काउंटर नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करेगी और हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होकर आएगा। तो हमें मालूम है कि जब हमारा कंपोनेंट री रेंडर होकर आता है तो सेकंड स्टेट होती है, जो कि होती है अपडेट की स्टेट। तो हमारे पास यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि यार हम किस तरीके से यूज इफेक्ट के अंदर सेकंड अपडेट की स्टेट को हैंडल कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था डिपेंडेंसी एरे के बारे में। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बता देता हूँ कि यार हम यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे में बता देते हैं कि यार जो हमारा यूज इफेक्ट जो फंक्शन है वो बेसिकली काउंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमारे पास काउंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा तो उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये चलेगा, या अकाउंट वेरिएबल के अंदर चेंज होगा तो हमारे पास यहाँ पर अब ये यूज इफेक्ट चलेगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पर यूज इफेक्ट किस केस में चल रहा है, जब हमारे पास कंपोनेंट अपडेट हो रहा है तो उस केस के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो अपने पेज कंसोल को करता हूँ क्लियर और पेज को करता हूँ रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारा कंपोनेंट है फर्स्ट टाइम माउंट हो गया है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है, अभी हमारे पास यहाँ पर जब हमारा कंपोनेंट माउंट हुआ है तो फर्स्ट टाइम के ऊपर हमारा ये जो यूज इफेक्ट है वो चला है, लेकिन अब ये हमारा कंपोनेंट भी माउंट हो चुका है। अब ये हमारा मेथड नहीं चलेगा। अब ये किस केस के अंदर चलेगा, जब हमारे पास यहाँ पर काउंट नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर अगर वैल्यू अपडेट होती है तो इसका मतलब ये कि हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो अभी यहाँ पर ये री रेंडर के केस के अंदर चलेगा। किस तरीके से चलेगा, लेट्स से मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कंपोनेंट माउंट। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसके अंदर कंपोनेंट माउंट की जगह सिंपल कह देता हूँ कंपोनेंट अपडेट। तो हमारे पास यहाँ पर जब कंपोनेंट अपडेट होगा तो इस केस के अंदर ये जो हमारा यूज इफेक्ट है ये वापस चलेगा। तो बेसिकली ये होती है हमारे पास डिपेंडेंसी एरे। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसके ऊपर रिफ्रेश किया, जैसे काउंट इक्वल्स टू 1 के ऊपर या काउंट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कंपोनेंट अपडेट हुआ और यूज इफेक्ट का हुक चला है। ठीक हो गया। अब इस तरीके से हमने देख लिया कंपोनेंट माउंट और कंपोनेंट अपडेट का केस। अब हमारे पास यहाँ पर एक केस क्या होता है कि हमारे पास जब हमारा कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हम देख लेते हैं कि उस केस के अंदर हमारे पास क्या यूज इफेक्ट हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंपोनेंट के बजाय हम यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर एक कंपोनेंट के ऊपर ही एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पर सिंपल इसे नेम देते हैं फंक्शन और इसके बाद यहाँ पर नेम देते हैं इसे सेकंड कंपोनेंट। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये हमने क्रिएट कर लिया सेकंड कंपोनेंट और सबसे पहले इसे रिटर्न करवा देते हैं। अब हम यहाँ पे इसे रिटर्न क्या करवाएंगे, अब हम यहाँ पे इसे रिटर्न के अंदर कह देते हैं सिंपल h2 टैग ले लेते हैं। h2 टैग आई थिंक सही रहेगा। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं सेकंड कंपोनेंट। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा सेकंड कंपोनेंट और अब हम यहाँ पर इसे इंक्लूड कर देते हैं सिंपल ऐप के अंदर। तो हम यहाँ पर टॉप के ऊपर इसे इंक्लूड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है सेकंड कंपोनेंट। तो आइए सबसे पहले सेव करते हैं और पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट भी डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इस कंपोनेंट को अनमाउंट करना है। मतलब कि अभी हमारे पास यहाँ पर लेट से कि अगर मैं आपको यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर लेकर चलूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐप के अंदर हमारे पास सेकंड कंपोनेंट भी आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, एक बटन क्रिएट करूँगा। बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक होगा तो ये सेकंड कंपोनेंट जो है ये मैं अपनी जो इस दो में उससे रिमूव कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनमाउंट का केस चला है मेरे पास। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर एक कंपोनेंट के अंदर एक स्टेट ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल कोर्स का कीवर्ड टाइप करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ शो कंपोनेंट। तो मेरे पास यहाँ पर इसका नेम होगा सिंपल शो कंपोनेंट और इसी तरीके से होगा सेट शो कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ सेट शो कंपोनेंट और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट में यहाँ पर रखूँगा फॉल्स। तो मैं सबसे पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ यूज इफेक्ट हुक का। तो मैं यहाँ पर यूज स्टेट हुक का, तो मैंने यहाँ पर सिंपल रख दिया इसके अंदर बाय डिफॉल्ट फॉल्स। तो मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कह देता हूँ कंडीशनल रेंडरिंग की केस के अंदर मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर शो कंपोनेंट ट्रू हो जाता है, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, अभी मेरे पास यहाँ पर
मैं कह देता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर शो कंपोनेंट ट्रू होगा तो आपने उस केस के अंदर ही यहाँ पर इसे डिस्प्ले करवा देना है। तो मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जस्ट एंड ऑपरेटर का यूज़ किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कहा है कि यार अगर मेरे पास यहाँ पर जो शो कंपोनेंट ट्रू हो तो उस केस के अंदर ही आपने यहाँ पर सिंपल इसे डिस्प्ले करवा देना है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या है, अभी हमारे पास यहाँ पर ये है फॉल्स। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले पेज में आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे कंपोनेंट वाले टैब से ये जा चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर ट्रू सेट कर दूंगा यूज स्टेट के अंदर, तो मैं यहाँ पर सिंपल सेट कर देता हूँ ट्रू। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये कंपोनेंट आ चुका है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा एक कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो या अनमाउंट हो तो उसके इसके अंदर मैं यूज इफेक्ट हुक इसके अंदर इंक्लूड करूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको चेक करूंगा कि क्या मेरे पास यहाँ पर यूज इफेक्ट के अंदर जो कंपोनेंट डिस्ट्रॉय का जो हमारे पास स्टेट होती है वो एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले काम करता हूँ, यार बटन ही ले लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर बटन तो पहले से ही है। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ सेट काउंट। एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर टॉप के ऊपर इसके यहाँ पर रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर टॉप के ऊपर इसे रख दिया है। और मैं यहाँ पर ऑन क्लिक के ऊपर सबसे पहले तो इसका टेक्स्ट क्या सेट करूँगा, मैं यहाँ पर टेक्स्ट में कह देता हूँ शो कंपोनेंट। तो मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट जो होगा शो कंपोनेंट और सेट काउंट की जगह मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसके अंदर सेट शो कंपोनेंट। ठीक हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर सेट शो कंपोनेंट के अंदर क्या करेगा, सबसे पहले तो एक कंपोनेंट लेगा। तो मैं यहाँ पर शो कंपोनेंट को इसके पैरामीटर में पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पर कंपोनेंट में हो आपने उसका रिवर्स कर देना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर नोट का साइन इंक्लूड कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा, शो कंपोनेंट का बटन भी इंक्लूड हो चुका है। तो अभी मेरे पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है ट्रू। तो मैं यहाँ पर जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा शो कंपोनेंट हो जाएगा फॉल्स। तो इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर ये मेरा कंपोनेंट चला जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा कंपोनेंट चला गया है। अगर मैं यहाँ पर वापस क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा कंपोनेंट यहाँ पर आ चुका है। तो बेसिकली जैसे मैं इस शो कंपोनेंट के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो अनमाउंट हो गया। इसका मतलब कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब मैं यहाँ पर टेस्ट करता हूँ कि यार सबसे पहले तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ यूज इफेक्ट। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ यूज इफेक्ट। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर के अंदर सिंपल पास कर देता हूँ फंक्शन। और इसके बाद मैं यहाँ पर सेकंड पैरामीटर इसका दे देता हूँ डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो मेरा ये जो कंपोनेंट है जब ये माउंट होगा तो मेरे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ सेकंड कंपोनेंट माउंट। ठीक हो गया। मेरे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा सेकंड कंपोनेंट माउंट। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं पेज में, कंसोल में चलते हैं सबसे पहले। ठीक हो गया। अभी मेरे पास यहाँ पर ये जो मेरा कंपोनेंट है ये अभी मेरे पास यहाँ पर माउंट नहीं हुआ हुआ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले शो कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट माउंट हो चुका है। अगर मैं वापस इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा कंपोनेंट जा चुका है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे मेरा कंपोनेंट यहाँ से रिमूव हो तो मैं उस केस के अंदर क्या करूँगा, उस केस के अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड करूँगा, कोई टास्क परफॉर्म कराऊंगा। तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, वो मैं यहाँ पर सिंपल इसके अंदर यूज इफेक्ट हुक के अंदर रिटर्न की मदद से कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ रिटर्न। अब मैं यहाँ पर रिटर्न के अंदर सिंपल कह देता हूँ कि यार आपने यहाँ पर जस्ट जो मेरे पास यहाँ पर जो कोड लॉजिक होगी या जो भी मुझे स्टेट का डेटा रिमूव करवाना होगा, जो भी काम करना होगा वो इस बॉडी के अंदर करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग ही कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं कह देता हूँ सेकेंड कंपोनेंट अनमाउंट। तो मेरे पास यहाँ पर सिंपल मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा सेकंड कंपोनेंट अनमाउंट। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं पेज में। पेज को करेंगे सबसे पहले रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट अपडेट भी आया क्योंकि बेसिकली हमारे पास एक जो कंपोनेंट है वो माउंट हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट माउंट हुआ है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही सबसे पहले तो इसे कर लेता हूँ क्लियर। मैं जैसे ही शो कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर जो मेरा सेकंड कंपोनेंट है वो अनमाउंट होगा अकॉर्डिंग टू माय लॉजिक और अकॉर्डिंग टू माय कोड। तो उस केस के अंदर मैंने यहाँ पर बेसिकली क्या कहा, मैंने कहा है कि यार जैसे मेरे पास यहाँ पर अनमाउंट हो तो उसके ऊपर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए सेकंड कंपोनेंट अनमाउंट। तो आइए सबसे पहले इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, चेक करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जैसे ही सेकंड कंपोनेंट अनमाउंट हुआ तो उस केस के अंदर जो स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड था वो एग्जीक्यूट हुआ जो हमने रिटर्न की बॉडी के अंदर इंक्लूड किया था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अचीव कर लिए हैं रिएक्ट के लाइफ साइकिल के तमाम फेजेस और तमाम मेथड जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर क्लास बेस्ड कंपोनेंट की मदद से किए थे, वो तमाम हमने आज यूज इफेक्ट की मदद से इंप्लीमेंट कर लिए हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रिएक्ट के लाइफ साइकिल के तमाम मेथड यूज इफेक्ट की मदद से कंप्लीट कर लिए हैं।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर थर्ड पार्टी एपीआई के डेटा को अपने इस कंपोनेंट वन कंपोनेंट के अंदर रेंडर करवाएंगे और हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। अभी जो वीडियो का पार्ट आने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेसिकली आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर 70 to 80% यही काम करेंगे। आप थर्ड पार्टी एपीआई से डेटा लाएंगे और अपने रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर उसे बिठाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो जो सेकंड कंपोनेंट है इसे कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले तो जो मेरे पास यहाँ पर ऐप के अंदर यूज इफेक्ट है इसके अंदर सबसे पहले मैं अपनी एपीआई को कॉल करूंगा। हमारे पास यहाँ पर रिएक्ट के अंदर एपीआई को कॉल करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। रिएक्ट हमें बिल्ट इन एक्सॉयस की जो लाइब्रेरी है वो भी प्रोवाइड करता है, लेकिन वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करूंगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के जो सिंपल जो हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्ट की एपीआई को कॉल करने का मेथड है हम सिंपल उसे ही यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एपीआई का यूआरएल चाहिए होगा। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने यूआरएल जस्ट कॉपी कर लिया है, मेरे पास यहाँ पर यूआरएल है ये। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले इस यूआरएल को हिट करूँगा और उसके बेस के ऊपर मुझे यहाँ पर कुछ डेटा मिलेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल जावास्क्रिप्ट का फेच का मेथड यूज करूँगा। ये बेसिकली कि इसके अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर इसके अंदर यूआरएल पास करना होगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पर इसके अंदर यूआरएल ये अपना वाला पास कर देता हूँ। तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, ये जब मैं यूआरएल को हिट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा। तो उसे बिठाने के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक एरो फंक्शन यूज करना पड़ेगा और एरो फंक्शन के पैरामीटर के अंदर मुझे यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है सबसे पहले वो लेना पड़ेगा। उसके बाद उस रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा response.json के अंदर। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसे रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर दूंगा response.json के अंदर और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो मेरा डेटा आएगा मैं सिंपल उसे यूज करूंगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पर एक और देन यूज करूंगा और देन के अंदर जो मेरे पास यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज करूंगा। बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज कर रहा हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर जो मेरा डेटा आ रहा है मैं सबसे पहले उसे console.log करूंगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ console.log, डेटा को ही कर देंगे हम। यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं console.log और मैं यहाँ पर सिंपल डेटा को कर देते हैं और चेक करते हैं कि यार एपीआई जो हिट हो रही है वो हमें क्या डेटा ला कर दे रही है। उसके बाद हम फिर उसके हिसाब से खेल लेंगे उसके साथ। तो अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले तो पेज को करता हूँ रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या एक्सेप्शन थ्रो करा। जी हाँ, हमने यहाँ पर बेसिकली जो सेकंड कंपोनेंट है उसे कमेंट आउट करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हमने वहाँ पर ऊपर टॉप के ऊपर इसे कम्प्लीटली कमेंट आउट कर दिया था। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले पेज को करेंगे रिफ्रेश और इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर दे रहा है। हम देख लेते हैं कि कहाँ पर यहाँ पर ये सिंटैक्स एरर दे रहा है हमें यहाँ पर ये हमें सिंटैक्स एरर दे रहा है। एक्चुअली हमें यहाँ पर सिंटैक्स एरर इस वजह से दे रहा है कि हमारे पास यहाँ पर हमने 2 मरतबा डबल कोट का यूज़ कर लिया था। एक जगह हमने सिंगल कोट यूज़ किया, दूसरी जगह हमने डबल कोट यूज़ कर लिया था। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं कि क्या एरर आ रहा है। नहीं, सबसे पहले तो मैं अपने कंसोल को करता हूँ क्लियर और पेज को अब करता हूँ रिफ्रेश। इससे हमें क्या होगा, डेटा क्लियर डिस्प्ले होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर डेटा आ रहा है कुछ इस तरह का आ रहा है। सबसे पहले तो इसका स्टेटस आ रहा है और इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर मैसेज के अंदर कुछ एरे आ रही है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हमें बेसिकली जो मैसेज के अंदर जो एरे आ रही है इसके अंदर बेसिकली इमेजेस है। हमें यहाँ पर इनका यूआरएल पकड़ना है, सिंपल हमारे आउटपुट के ऊपर बेसिकली कंपोनेंट के ऊपर इन इमेजेस का यूआरएल बिठाना है। फिर हमारा जो कंपोनेंट है उसके ऊपर इमेजेस डिस्प्ले होंगी जो कि हमारी एपीआई से आ रही है। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल मैसेज को ही यहाँ से यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ डेटा डॉट और इस तरीके से मैसेज। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यार इसे console.log कर लेता हूँ सबसे पहले। तो बेसिकली जब भी आप एपीआई को हैंडल कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उस डेटा का फॉर्मेट समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली अगर आप डेटा के फॉर्मेट को समझेंगे और फिर उसे अपने कंपोनेंट के ऊपर मैप करेंगे तो आपके लिए इजी होगा, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेसिकली एक छोटी सी ट्रिक है कि सबसे पहले जब भी आपके पास एपीआई का डेटा आ रहा हो तो आपने सबसे पहले उसके डेटा का पैटर्न समझना, उसके बाद आपने उसे मैप कर लेना अपने कंपोनेंट के ऊपर। ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले पेज को करूँगा रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मेरे पास यहाँ पर सिंपल एरे डिस्प्ले हो रही है। तो मेरे पास यहाँ पर एरे के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली 3 इमेजेस के यूआरएल आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन इमेजेस के यूआरएल को अपने कंपोनेंट के ऊपर बिठाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे मैप का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं बेसिकली इसको यूज़ करने वाला हूँ। उससे पहले मुझे यहाँ पर इसे एक स्टेट के अंदर बिठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैं उस स्टेट का जो वैल्यू होगी फिर मैं उसे ही मैप करके फिर अपने कंपोनेंट के ऊपर बिठाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक स्टेट ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कह देता हूँ कॉन्स के बाद अब मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ इमेज डेटा। तो मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ इमेज डेटा और इसी तरीके से मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ सेट इमेज डेटा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ सेट इमेज डेटा
तो इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस स्टेट के अंदर एक एम्प्टी एरे पास कर दूंगा। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेट इमेज के मेथड की मदद से जो मेरे पास यहाँ पर जो एरे आ रही है मैं सिंपल उसे स्टोर कर लूँगा अपने इस इमेज डेटा वाले जो मेथड है उसके अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इमेज डेटा वाले स्टेट के अंदर इसे सिंपल स्टोर कर लूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर किसे कर लेता हूँ पेस्ट। तो इस तरीके से क्या होगा, इमेज डेटा के नाम से जो मेरे पास यहाँ पर स्टेट है उसके अंदर जो एपीआई का रिस्पॉन्स आ रहा है उसका डेटा स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसे चेक भी कर सकता हूँ। किस तरीके से चेक करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले जाऊँगा कंपोनेंट के ऊपर। कंपोनेंट के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले कर लेता हूँ, 1 मिनट मुझे चेक करने दीजिए। मेरे पास यहाँ पर ये है ऐप के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक स्टेट है जिसके अंदर टोटल 3 वैल्यूज है। इन 3 वैल्यूज के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो इमेजेस का यूआरएल है अब वो आ रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इमेज डेटा को यूज करूँगा। मैं सबसे पहले तो उसे मैप करूँगा, फिर इमेज टैग के अंदर बिठा के इसके यूआरएल को फिर मैं आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले कराऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो यार मैं यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा काम किया है सबसे पहले उसे हटा देता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर एक बटन रखूँगा ये वाला। इसके अलावा मैं सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ से यहाँ तक इसे रिमूव करना पड़ेगा और इसी तरीके से पी टैग भी नहीं रखना, तो इसे भी मैं हटा देता हूँ। और इसी के साथ साथ डिव टैग के अंदर ये काउंट बटन हमें रखना है और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर ये भी नहीं चाहिए और इसी तरीके से मुझे यहाँ पर इसे भी रिमूव कर देना चाहिए। यहाँ तक मैं इसे कर देता हूँ रिमूव। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब चलते हैं पेज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर काउंट का बटन ही डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर पेज के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये जो इमेज है ये बेसिकली डॉग्स की है। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, H1 टैग ऊपर ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल H1 टैग के अंदर सिंपल टाइप कर देता हूँ डॉग गैलरी। तो मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ डॉग गैलरी। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा डॉग गैलरी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले इमेजेस को एक रो के अंदर डिस्प्ले कराऊंगा। उससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर इमेज डेटा स्टोर है इस स्टेट के अंदर इसे मैप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसके लिए क्या करूँगा, सिंपल कंडीशनल लिस्ट रेंडरिंग का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सिंपल उसे ही यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो JSX मोड ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ इमेज डेटा। अब मैं यहाँ पर इमेज डेटा को क्या करूँगा, सिंपल मैप करूँगा। मैप के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक एरो फंक्शन ले लेता हूँ। एरो फंक्शन के अंदर बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर पैरामीटर के अंदर कुछ इमेज का आएगी। बेसिकली क्या करेगा, इमेज डेटा में से एक एक इमेज को उठाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ इमेज। अब इससे क्या होगा, बेसिकली मेरे पास यहाँ पर एक एक इंडिविजुअल इमेज आएगी। अब मैं यहाँ पर सिंपल उसे इमेज टैग के अंदर ही रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ इमेज। आई थिंक हमारे पास यहाँ पर क्या है, इमेज और सोर्स के अंदर मैं सिंपल बता दूंगा इसे जो हमारे पास यहाँ पर इमेज की सोर्स आ रही है। मैं आपको बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जो मेरी इमेज की सोर्स आ रही है मैं सिंपल उससे बताना चाहता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पर एरर आ रहा है। सबसे पहले सोर्स में मैं सिंपल टाइप कर देता हूँ इमेज। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर इमेज डिस्प्ले होने वाली है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो अपने पेज को करूँगा रिफ्रेश। पेज को रिफ्रेश करने से पहले ही मेरे पास यहाँ पर डॉग्स की कुछ इमेजेस आ गई हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर अनऑर्डर वे के अंदर ये डिस्प्ले हो रही है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले एक डॉग इमेज के नाम से क्लास क्रिएट की हुई है। उसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग पहले से ही सेट की हुई है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये कुछ स्टाइलिंग ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसकी क्लास नेम को करता हूँ कॉपी और इमेज के ऊपर सिंपल इसे सेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ क्लास नेम इक्वल्स टू, और मेरे पास यहाँ पर क्लास नेम क्या होगा, ये होगा मेरा क्लास नेम। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ इस तरीके से इसके अंदर क्लास नेम को सेट कर देते हैं। तो अब चेक कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर इमेजेस बेटर वे से डिस्प्ले हो रही है। अब आपको यहाँ पर एक और मजे की बात बताऊँ, जैसे मैं यहाँ पर क्या होगा कि मेरी एपीआई जितनी मरतबा हिट होगी मुझे रैंडम इमेजेस जनरेट करके देगी। अभी मुझे यहाँ पर इसका एक फायदा होने वाला है, मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक हो गया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से इमेजेस डिस्प्ले हो रही है, डिफरेंट है बिल्कुल ये। अब मैं यहाँ पर बेसिकली अगर आप इसके ओवरव्यू को या इसके फ्लो को समझे तो इसके अंदर हो क्या रहा है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर हो ये रहा है कि यार बेसिकली यूज इफेक्ट हुक के अंदर जब भी हमारी कंपोनेंट माउंट हो रहा है तो यूज इफेक्ट हुक कॉल हो रहा है। यूज इफेक्ट हुक जैसे कॉल हो रहा है तो वो एपीआई को हिट मार रहा है। एपीआई को हिट मारने के बाद एपीआई का डेटा हमारे पास आ रहा है। तो एपीआई का डेटा जैसे ही हमारे पास आ रहा है तो वो हमारे पास यहाँ पर हमने इस कंपोनेंट के ऊपर या इस इमेज टैग के अंदर इसे बिठा लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा यार, इमेज लिस्ट के नाम से एक न्यू कंपोनेंट बना लेता हूँ, उसके अंदर रख दूंगा ऐसे, क्योंकि हमारा ऐसे कोड सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, सबसे पहले तो नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। फंक्शन का कीवर्ड टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ इमेज लिस्ट। और मेरे पास यहाँ पर इमेज लिस्ट के अंदर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास आएगा इमेज डेटा।
तो मैंने यहाँ पर क्या सेट किया हुआ है, मेरे पास यहाँ पर इमेज डेटा ही सेट है, तो मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर आएगा इमेज डेटा, और सिंपल इसकी जो बॉडी होगी आपने सिंपल इसके अंदर रिटर्न कर देना है। रिटर्न क्या करना है आपने, यहाँ पर रिटर्न आपने कर देना है जस्ट ये वाला कोड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसे कर दिया है कट, और यहाँ पर इसे कर दिया है पेस्ट। तो मेरे पास यहाँ पर ये जो डेटा है ये रिटर्न होकर आ जाएगा। उससे पहले मैं क्या करूँगा, सिंपल इसे यहाँ से करूँगा कॉपी, और मैं यहाँ पर सिंपल इस कंपोनेंट को कॉल कर लूँगा। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर अपने इस कंपोनेंट को कॉल कर लिया है। मुझे सबसे पहले कॉपी करने दीजिए, मैंने यहाँ पर कर लिया है कॉपी, और यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ कॉल। तो आइए सबसे पहले इसके अंदर एज अ प्रोप इमेज डेटा को पास कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ इमेज डेटा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, इमेज डेटा, और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल कर देता हूँ इमेज डेटा इक्वल्स टू दिस। तो मेरे पास यहाँ पर इमेज डेटा के अंदर ये जितना भी डेटा है ये हमारे इस इमेज लिस्ट वाला जो कंपोनेंट है उसे पास हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर ये रिटर्न करवा देगा ये जो हमारे पास यहाँ पर डेटा है वो। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं पेज में। तो जैसे पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, लेट मी चेक दिस। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो इससे फ्रेगमेंट के अंदर एक काम करता हूँ, टैग कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये एक ही पैरेंट को रिटर्न करता है। तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पर ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो एक मिनट मुझे यहाँ पर इसे नीचे कट करने दीजिए। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक इसे कर लिया है कट, और नीचे इसे कर देता हूँ पेस्ट, और मेरे पास यहाँ पर एक जो कर्ली ब्रेसेस है वो कम है। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक और कर्ली ब्रेसेस इसके अंदर इंक्लूड कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक कर्ली ब्रेस हो गया यहाँ पर मेरा, और एक मिनट मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ रिटर्न, और मेरे पास यहाँ पर जो एक और कर्ली ब्रेसेस है मैंने यहाँ पर इसे कर दिया है रिमूव। अब चलते हैं पेज में। तो सबसे पहले जैसे ही पेज को रिफ्रेश किए बगैर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कंपोनेंट जैसे ही माउंट हुआ तो इसने हमें यहाँ पर डॉक्स की इमेजेस डिस्प्ले कर दी है। अब मैं चाहता हूँ कि यार जैसे मेरे पास यहाँ पर बटन पर क्लिक हो तो मेरी जो डॉक की इमेजेस हैं ये नहीं आए। इसका मतलब क्या कि मेरी एपीआई वापस कॉल हो और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर डॉक्स की न्यू इमेजेस आए। तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे यहाँ पर जो मेरा यूज इफेक्ट है इसके ऊपर डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। डिपेंडेंसी क्यों ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मैंने देखा था वीडियो के स्टार्ट में भी कि जैसे मेरे पास यहाँ पर जब हम डिपेंडेंसी वैल्यू ऐड करते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है कि हमारा यूज इफेक्ट अगेन कॉल होता है। तो जैसे ही अगेन कॉल होगा तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी जो एपीआई है उसे वापस हिट होगी। एपीआई हिट होगी तो हमें डिफरेंट इमेजेस का डेटा ला कर देगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल इसी काउंट को यूज़ कर लेता हूँ। बेसिकली मेरे पास यहाँ पर सारा काम हुआ है। मैं काउंट नाम का जो वेरिएबल है इसकी डिपेंडेंसी पहले से ही ऐड हुई है। मुझे ये भी मालूम है कि यहाँ पर जैसे इसकी वैल्यू चेंज होती है तो मेरे पास यहाँ पर ये जो यूज इफेक्ट है वो अगेन हिट होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले काउंट की वैल्यू के ऊपर सबसे पहले काउंट का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे काउंट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर सेकंड इमेजेस का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अगेन डिस्प्ले क्लिक कर रहा हूँ तो अभी आप यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास न्यू इमेजेस आ रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कह देता हूँ काउंट की जगह हम यहाँ पर कह देते हैं पेज नंबर। ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर काउंट की जगह पेज नंबर टाइप कर देते हैं। अभी तक अगर आप यहाँ पर नोट करें तो बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शनलिटी इसके अंदर ऐड हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल बटन के अंदर कह देता हूँ पेज नंबर। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, पेज नंबर डिस्प्ले होगा। ये मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले होगा पेज नंबर 2। अब मैंने जैसे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब डिस्प्ले होगा पेज नंबर 3। तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास यहाँ पर जितनी भी फंक्शनलिटी ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर हम एक छोटी सी फंक्शनलिटी और ऐड करना चाहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपकी जो एपीआई स्लो होती है या एपीआई का रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो आता है या आपकी एप्लीकेशन थोड़ा स्लो होती है कंपोनेंट रेंडर करने में, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये जो इमेजेस है ये थोड़ा लेट शो होंगी। किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर आपको इसकी नेटवर्क कॉल के अंदर लेकर चलूँ और मैं यहाँ पर थोड़ा इसकी नेटवर्क की स्पीड को स्लो कर रहा हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर स्लो 3G कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूँगा तो अभी आप यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि हमारा पूरा पेज रेंडर होने में टाइम ले रहा है। और इसी तरीके से जो एपीआई की जो इमेजेस हमें रिटर्न करके दे रही है वो भी अगर आप यहाँ पर नोट करें तो ब्लैंक पेज डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर आपने किसी वेबसाइट्स के ऊपर या इधर नोट किया हो तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि आपके पास यहाँ पर जब भी कोई डेटा नहीं आता तो उसके अंदर क्या होता है, लोडिंग स्टेट आती है, एक कर्सर सा आता है। तो अब हम इसके अंदर बेसिकली लोडर ऐड करने वाले हैं। लोडर क्यों ऐड करने वाले हैं कि यार यूजर को पता तो लगे कि अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटा आने वाला है जो कि अभी लोड हो रहा है, वो किसी और एपीआई से आ रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले लोडर की फंक्शनैलिटी को ऐड करने वाला हूँ उसमें। तो वो काम किस तरीके से करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर एक काम करूँगा। सबसे पहले तो एक लोडर कंपोनेंट बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ, फंक्शन का कीवर्ड टाइप करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल टेक के देता हूँ लोडर।
लोडर के अंदर मैं यहाँ पर सिंपल इससे रिटर्न करवा दूंगा कुछ। मैं यहाँ पर रिटर्न क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, रिटर्न इससे मैं करवाऊंगा H3 टैग के अंदर। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है H3 टैग, और इसके अंदर मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ लोडिंग। और इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर जैसे ही मेरी API जब आ रही होंगी तो यहाँ पर ये लोडिंग स्टेट के अंदर आएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बेसिकली लोडिंग स्टेट कब डिस्प्ले हो, जब हमारे पास यहाँ पर ये इमेजेस ना हो, API का जो डेटा है वो रेंडर हो रहा हो, उस ड्यूरेशन के अंदर मैं यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है वो रेंडर कराऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा जूम आउट कर दूँ क्योंकि मेरा कोड ज़्यादा हो चुका है और आपको अभी मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ तो अंडरस्टैंड करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक स्टेट ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ कोस्ट, और कोस्ट के बाद मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ, सबसे पहले कह देता हूँ लोडर, और उसके बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सेट लोडर, और इक्वल्स टू यूज स्टेट का यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर यूज स्टेट के अंदर बाय डिफॉल्ट इस लोडर को कर देता हूँ फॉल्स। इसका मतलब ये कि अभी हमारे पास यहाँ पर ये लोडर फॉल्स, बेसिकली इस लोडर के अंदर फॉल्स वैल्यू स्टोर है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरे पास यहाँ पर ये इमेज लिस्ट है इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, कंडीशनल रेंडरिंग करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि यार अगर मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले तो मैं JSX मोड इसके अंदर ओपन करूँगा। JSX मोड के अंदर मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ कि अगर लोडर ट्रू हो जाता है, अभी हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या है, लोडर फॉल्स है, तो अगर लोडर ट्रू हो जाता है तो उस केस के अंदर आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर सिंपल एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसके अंदर ये वाला ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि आपने यहाँ पर सिंपल लोडर कंपोनेंट को डिस्प्ले करवा देना है। अदरवाइज आपने क्या करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर इमेज लिस्ट को डिस्प्ले करवाना है। आइए सेव करते हैं, सेव करने का चलते हैं पेज में। तो जैसे पेज में है तो मैं सबसे पहले पेज को करूँगा रिफ्रेश। अभी मेरे पास यहाँ पर ये बेसिकली मैंने अपनी जो एप्लीकेशन है वो स्लो मोड पर लगाई हुई है। तो अभी मेरे पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पर लोडर फॉल्स है। इसका मतलब ये है कि अभी मेरे पास यहाँ पर लोडर वाला जो कंपोनेंट है वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी आप यहाँ पर देखिएगा कि मैं किस तरीके से इसको खेलूँगा इसके साथ। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि यूज इफेक्ट के अंदर बेसिकली मैं इसके साथ खेलने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे ही मेरे पास यहाँ पर API का डेटा फेच हो रहा होगा तो उस केस के अंदर मैं यहाँ पर सेट लोडर को कर दूंगा ट्रू। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अभी API का डेटा हिट हुआ है, API का डेटा आया नहीं है। तो उस केस के अंदर मैं यहाँ पर सेट लोडर के अंदर सेट कर दूंगा ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर इस कंपोनेंट के ऊपर ट्रू हुआ है, तो उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये लोडर डिस्प्ले होगा। अब डेटा आ गया है तो उस केस के अंदर मुझे क्या करना है, इसे फॉल्स भी करना है। अगर मैं यहाँ पर इसे ट्रू ही रखूँगा तो लोडर ही डिस्प्ले होगा। तो मेरे पास यहाँ पर डेटा आ गया है और मेरे पास यहाँ पर सेट का हुआ, मेरे पास यहाँ पर डेटा सेट हो गया सेट इमेज के नाम से, जो हमारे पास यहाँ पर स्टेट है उसके अंदर। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसके अंदर इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर जैसे मेरे पास यहाँ पर स्टेट के अंदर डेटा सेट हो रहा है तो उसके बाद मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ सेट लोडर को फॉल्स। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले से करता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पर सिंपल इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो मैं यहाँ पर सेट लोडर को यहाँ पर कर दूंगा फॉल्स। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप चलते हैं अपने पेज में। तो जैसे पेज में है तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोडिंग स्टेट डिस्प्ले हो रही है। अब जैसे लोडिंग खत्म हुई तो इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर डेटा आ गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अगर इसी तरीके से मैं पेज नंबर 1 में जाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले लोडिंग हुई है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डेटा डिस्प्ले हुआ है। तो बेसिकली इस तरीके से लोडिंग की जो फैसिलिटी है वो हमने यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड कर ली है। तो बेसिकली आप यहाँ पर लोडर भी यूज कर सकते हैं, जो आपके पास यहाँ पर जो गोल घूमने वाला कर्सर आता है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये तमाम काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हमने यूज इफेक्ट को फ्रॉम 0 टू एडवांस लेवल तमाम चीजें सीख ली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।